नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे इस पर कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तटस्थता, उनकी दृढ़ता और किसी भी प्रेशर में न आने का उनका फैसला अब देशी विदेशी ताकतों की आंखों की किरकिरी बन गया है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले प्रयास नहीं हुए हैं। अमेरिका का डीप स्टेट, पाकिस्तान का डीप स्टेट, इसके अलावा वो खालिस्तानी जॉर्ज सोरोस से लेकर के पूरा पश्चिमी मीडिया, भारत के भीतर का भी ये जो मोदी विरोधी, जिसको हम लुटियन मीडिया कहते हैं, जो इकोसिस्टम कहते हैं, यहाँ की पॉलिटिकल जमातें, वो सब समय समय पर ऐसे अनेक मैं मुद्दे गिना सकता हूं। जब जीएसटी लाया गया, जब डीमोनेटाइजेशन किया गया, जब सीएए लाया गया, जब 3 कृषि कानून लाए गए, जब 3 तलाक विरोधी कानून बनाया गया, जब 370 और 35A हटाया गया, जब वक्फ बोर्ड बिल लाया गया, संशोधन बिल लाया गया, तब इस तरह की ये साजिशें रची गई थी, डिस्टेबलाइज करने की, सड़कों पर लोगों को उतारने की, केरोसिन छिड़कने की बात तो राहुल गांधी पता नहीं कब से कर रहे हैं, लेकिन दिया सलाई दिखाने की भी कोशिश उनकी तरफ से लगातार हो रही है। और मानसून का सीजन है, ऐसा लगता है दिया सलाई थोड़ा ऐसी हो गई है कि उसमें तिल्ली काम कर नहीं रही है, लेकिन कोशिशें तो लगातार चल रही हैं। इन सारी ताकतों को लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल रेटिंग है, ना तो वो कम हो रही है, ना भारत के भीतर उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, तो चुनाव के जरिए वो मोदी को नहीं हटा सकते। तो क्या बांग्लादेश जैसी पटकथा लिखने की साजिशें रची जा रही हैं? आसिम मुनीर का अमेरिका की धरती पर जाकर के गीदड़ भभकी देना, और वो भी 3 महीने के भीतर। 3 महीने पहले किस बुरी तरह पिटाई हुई थी इनकी, ये चौड़े में खड़े हुए थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इनको, इनके एरोप्लेन जो हैं, जंगी जहाज उड़ने की स्थिति में नहीं रह गए थे, सब कुछ तबाह करके रख दिया था। और हमारे वाइस एडमिरल ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज इस पर भी चर्चा करेंगे और कुछ दूसरे इशू भी लेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बाबा रामदास जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके पास आता हूं। इस समय जो सीन बन रहा है उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, पहली बात तो जो पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है सैयद मुनीर, वो अमेरिका गया है और ये 3 महीने में दूसरी बार गया है। अमेरिका का ये इतिहास है, उसने हमेशा तानाशाहों को प्रमोट किया है, यूज एंड थ्रो की नीति हमेशा अपनाई है। जब उनसे काम निकल गया तो उनको जो है एलिमिनेट कर दिया, उनको निपटा दिया। 3 उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं: इराक का सद्दाम हुसैन, लीबिया का कर्नल गद्दाफी और 1988 में जियाउल हक और पाकिस्तान। इसका भी यही हश्र होगा, आप देखिएगा सैयद मुनीर का। ये भी किसी एयर क्रैश में जाएगा। और इस समय ट्रम्प को जो है इतना नशा सवार है टैरिफ का कि पीएम मोदी जब कनाडा गए थे G7 की मीटिंग में, और ट्रम्प ने उनको कहा था कि आप वाशिंगटन होते हुए जाइए, पीएम ने मना कर दिया था। उससे वो चिढ़ा बैठा हुआ है, तो वो ये सब हरकतें कर रहा है। और जो उसने बोला है अमेरिका में जाकर के कि इंडिया तो जो है मर्सिडीज है और पाकिस्तान तो जो है डंपर ट्रक है, इसमें कूड़ा लदा हुआ है, और हम पे हमला हुआ तो दुनिया आधी खत्म हो जाएगी, हम डैम उड़ा देंगे मिसाइल से। अब बताइए, इतनी मूर्खतापूर्ण बात कोई जनरल कर सकता है? ये अपने हैरानी की बात है।
अरे पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम स्टेट है। नदियां का उद्गम स्थल भारत है, पानी पाकिस्तान की ओर जाता है। अगर तुम डैम इंडिया में उड़ाओगे तो पाकिस्तान डूबेगा, भारत नहीं डूबेगा। उसको ये भी कोई बताने वाला नहीं है। और एक सिंपल मैंने जो कैलकुलेशन किया है कि अगर आपका अगर जो है अगर एक 6 मिलियन एकड़ फीट का भी अगर एक डैम है पानी, तो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 3 फीट पानी होगा। क्या पाकिस्तान इस प्राकृतिक आपदा को झेल सकता है? तो ये इतनी मूर्खतापूर्ण बात कर गया, उसने कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं किया और ये समझ रहा है कि वो इंडिया को धमकी दे रहा है। वो इंडिया को धमकी नहीं दे रहा है, वो भारत को बता रहा है कि आपका फैसला बहुत सही था कि आपने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज़ किया है, समाप्त नहीं किया है। और और भारत की तैयारी बदस्तूर जारी है। और ये मुनीर के बेवकूफ़ी भरे बयान से ये रिमाइंडर आ गया कि आपकी जो तैयारी है उसकी गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए। और जो राहुल गांधी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी से और अडानी से परेशानी चाइना को है, अमेरिका को है, ब्रिटेन को है, दुनिया और यूरोप में बैठी जो शिपिंग मैरिटाइम कंपनीज को है, दुबई को भी थोड़ी बहुत परेशानी है, सिंगापुर को भी परेशानी है, श्रीलंका को भी परेशानी है, क्योंकि केरला में विंझम पोर्ट बन जाने के बाद जो 20,000 से ज्यादा कंटेनर वाले जो शिप आते थे, उनकी अनलोडिंग पहले श्रीलंका में, सिंगापुर में, दुबई में होती थी, फिर वो छोटे जहाजों में लद के इंडिया आते थे। भारत को इससे लाखों करोड़ रुपए का साल में फायदा होगा, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, कि अब वो शिपों की अब उन हैवी शिप्स की अनलोडिंग केरला में होगी। और केरला का जो कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री है, वो तो अडानी की आरती उतारता है। वहां पे तो कांग्रेस लड़ रही है सीपीएम से कि भाई इसका श्रेय हमको मिलना चाहिए, और यहाँ पे राहुल गांधी अडानी को गाली दे रहे हैं। और ये सब जो तमाशा आप देख रहे हैं जो चुनाव के लेके हो रहा है, 22 जुलाई को चुनाव आयोग ने आरपी एक्ट 1952 के प्रावधानों के तहत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की। 28 जुलाई को रिट फाइल हो गई एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये वो संस्था है जिसको बाइडेन के जमाने में, यूएसए के बाइडेन के जमाने में यूएस एड से सहायता मिलती थी। किस लिए? कि इंडिया में वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ाया जाए। और उसकी अब तक 4 हियरिंग हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी इंटरिम आदेश चुनाव आयोग के इस एफआईआर के बारे में जारी नहीं किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह भी बता दिया है कि हमने जिनके नाम काटे हैं, हम उसका कारण बताने को बाध्य नहीं है एज पर लॉ। ये साफ साफ कहा है। और ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से निकाले गए हैं, उस सूची को अलग से प्रकाशित किया जाए। ये चुनाव आयोग ने ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कहा है। कल फिर से सुनवाई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के लोग और तृणमूल कांग्रेस के लोग एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो आज ये तमाशा करने का क्या औचित्य है? आप जो है हजारों लोगों की भीड़ लेके चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंच गए। आज ही 12 बजे चुनाव आयोग ने कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर और चेयरमैन मीडिया डिपार्टमेंट जयराम रमेश को 12 बजे बुलाया था, और साथ में ये भी कहा था कि 30 लोग आ सकते हैं। कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिहार में एसआईआर हो गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो गया, 60 लाख से अधिक लोगों के, जिसमें 40 लाख लोग मृत थे, उनके नाम निकाल दिए गए। 20 लाख लोग जो माइग्रेट कर उनके नाम निकाल दिए गए। 1 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक एक भी आपत्ति चुनाव आयोग के सामने बिहार में अब तक दाखिल नहीं की गई है। तो या तो एसआईआर के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा, या फिर सड़क पे लड़ा जाएगा। और आप जानते हैं, दिल्ली में आप रहे हैं, चुनाव आयोग जिस इलाके में है उसका कार्यालय, वो हाई सिक्योरिटी जोन है। वहां पे बिना किसी पुलिस की परमिशन के, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के अगर आप जुलूस निकालेंगे और वहां पे जनजीवन को अस्त व्यस्त करेंगे, वो तो कहिए अच्छी बात है कि दिल्ली में पानी नहीं बरस रहा था, लखनऊ में दिन भर पानी बरस रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कि हमें एनार्की पैदा करनी है, हमें अराजकता पैदा करनी है, हमें जनता में लोकतांत्रिक प्रोसेस के प्रति जो जनता में विश्वास है,
उसके में उसको ध्वस्त करना है। और ये अब ये साफ हो गया है। 1984 आज से 40 साल पहले आखिरी बार था जब कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत मिला था। 89 को शामिल करें, 2024 को शामिल करें, तो 10 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला लोकसभा में। और केवल 2 बार कांग्रेस जो है सीटें 200 के ऊपर गई हैं, बाकी 200 के ऊपर के नीचे चल रही हैं। और 14 और 19 और 24 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें 100 के नीचे चल रही हैं। तो कांग्रेस को अब ये मालूम है कि वो जो है अब वो चुनाव लड़के सत्ता में वापस नहीं लौट सकती। तो केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति संदेह खड़ा करके, प्रश्न खड़ा करके सत्ता में आ सकती है। और वोट की चोरी का जो नारा है, ये केवल सत्ता को लूटने का के लिए एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा, और ये कुछ नहीं है। तो और आप देखिएगा, नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद ये नैरेटिव अपने आप मर जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी की इस कैंपेन से अगर सर्वाधिक घाटे में कोई है तो ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस की। क्योंकि बिहार के बाद अब ये SIR वहां भी चलने जा रहा है, और बिहार और बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान भी आ गया है आज। तो और अगर अगर बिहार में 60 लाख वोटर बाहर हुए हैं, तो बंगाल में इसकी संख्या 3 करोड़ होने जा रही है। ये आप समझ लीजिए। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल सोचा समझा विदेशी शक्तियों के आधार पर एक चलाया जा रहा षड्यंत्र है। बस एक अंतर आ गया है कि इस समय अमेरिका में डेमोक्रेट नहीं, रिपब्लिकन है। तो जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इतना पावरफुल नहीं है। जॉर्ज सोरोस के पास भी वो ताकत नहीं है कि वो पूरी दुनिया में कहीं अब जो है खुराफात कर सके। लेकिन काम पूरा हो रहा है। और बाकायदा जितने भी बातें कही जा रही है, वोट चोरी की, जनता के मन में चुनावी प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करो। और ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये घोषणा कर दें कि चूंकि ये वोट चोरी हो गई, वोट गड़बड़ है, हम बिहार के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये भी कर सकते हैं। ये वो अलग बात है कि कांग्रेस कर सकती है, लेकिन जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो कितने इनके साथ आते हैं। और सबसे हैरत तो आज जो मुझे हुई, वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के ऊपर हुई कि वो जिस तरीके से कूद रहे थे। और इस अभियान से एक बात ये भी साबित हो गई कि कांग्रेस को 2014 से 2024 तक शिकायत थी ईवीएम से। अब ईवीएम ठीक हो गई है, अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। और अब सारी गड़बड़ी मतदाता सूची में है। और जब ये खत्म हो जाएगा तो 29 में बोलेंगे कि मतदाता ही खराब है, इसी को हटा दो, सारी गलती मतदाता की है। अब और यही गड़बड़ है। और ये मूर्ख है, या ये अज्ञानी है जो बीजेपी को वोट दे रहा है। और इनको ये जी जी। मालूम है कि इलेक्टोरल बैटल में ये बीजेपी से लड़ नहीं सकते। तो यही केवल षड्यंत्र और खुराफात और एनार्की, जो काम अब तक अरविंद केजरीवाल कर रहा था, वो काम अब अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो काम अब राहुल गांधी कांग्रेस कर रही है, और समाजवादी पार्टी का उसको समर्थन है। बाबा जी, जी जी। सेंट मार्टिन द्वीप लेना चाहता था बांग्लादेश से अमेरिका। शेख हसीना उसके लिए तैयार नहीं हुई, और उनका अपना तर्क, अपनी सोच बिल्कुल सही थी। वो खास तौर से इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा नहीं करना चाहती थी, और अमेरिका को यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं देना चाहती थी। तो वहाँ पर बीएनपी के जरिए, जमात के जरिए, कुछ दूसरी ताकतों के जरिए, डीप स्टेट के जरिए सरकार को डिस्टेबलाइज किया गया, उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया गया। पहले बीएनपी को इसके लिए तैयार किया गया कि वो आम चुनाव का बहिष्कार करे। उसके बाद ये कहा गया कि ये तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है, विपक्ष तो चुनाव के मैदान में ही नहीं था, लिहाजा इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भले ही रिपब्लिकन सरकार है और डेमोक्रेट चले गए हैं, लेकिन जब अमेरिका के हितों की बात आती है तो सब एक ही जैसे हैं। फिर डीप स्टेट भी काम करता है, बाकी ताकतें भी काम करती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जो नॉन वेज दूध है वो उसकी सप्लाई भारत में
उसके लिए दरवाजे खोले जाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दरवाजे खोले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने बिल्कुल मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, हम अपने किसानों के हितों पर और राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। नतीजा क्या हुआ? पहले 25%, उसके बाद 50% टैरिफ और धमकी कि कुछ और लगाएंगे। अमेरिका के भीतर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं 2-2.5 दशक में भारत को करीब लाने के जितने प्रयास हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ पानी फेर दिया और ये बहुत बड़ी भूल साबित होगी। वो होगी कि नहीं होगी आगे बताएंगे, लेकिन जो काम बांग्लादेश में इन्होंने किया था सत्ता पलट का, ठीक वैसा ही ये मोहरे अब भारत में तलाश कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी संवैधानिक संस्था है, जो हमारा चुनाव आयोग अपनी तटस्थता, अपनी स्वतंत्रता और प्रामाणिकता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, उसको संदिग्ध बनाया जा रहा है। कहीं बांग्लादेश वाली तैयारी तो यहाँ नहीं कर रहा है अमेरिका, और क्या भूल तो नहीं कर रहा है कि यहाँ भी बांग्लादेश की तरह वो सत्ता पलट सकते हैं? तो देखिए, कोशिश तो इनकी यही है, पर ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज को रीड करने में, एनालाइज करने में चूक कर गए हैं। सबसे पहली बात तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, भारत की जनता उनमें से किसी भी आरोप पे विश्वास नहीं कर रही है। जो न्यूट्रल जनता है, जो जरा सा भी तार्किक रूप से सोचती है, क्योंकि भारत की जनता, हमारे यहां क्या है सर कि जब ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है ना, तो बच्चे बच्चे के हाथ में वोटर लिस्ट होती है, और वोटर लिस्ट को स्टडी करना, पढ़ना, एक एक वोट का हिसाब लगाना, ये गांव का आम अदना सा आदमी कर लेता है। उसको मालूम है कि वोटर लिस्ट में नाम कैसे चढ़ता है, कौन चढ़वाता है, फर्जी वोट कैसे पड़ता है, डुप्लीकेट वोट कैसे पड़ता है, उसके बाद बाप का नाम कैसे दर्ज होता है, किस प्रकार फोटो खराब आती है, और कौन लोग हैं जो चुनाव लूटते आए हैं। लोगों की स्मृति इतनी खराब नहीं है। 1950 से लेकर आज तक किसने चुनाव कैसे लूटा और चुनाव कैसे लूटे जाते थे, ये भारत की जनता अच्छी तरह जानती है। वोट चोरी कौन करता रहा सब जानते हैं। हाँ, वो दिन भूले नहीं है लोग कि बेचारा गरीब गुरबा दलित समाज तो बूथ के पास तक नहीं पहुंच पाता था। और वो छोड़ दीजिए, आज भी बंगाल में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने पिछले 40-50 साल से एक बार भी वोट नहीं डाला और उनका वोट पड़ता है। पहले ये काम सीपीएम करती थी अपने गुंडों से, अब पिछले 15 साल से ये काम ममता बनर्जी कर रही है। तो क्या बंगाल के लोगों को मालूम नहीं है कि वोट चोरी कौन करता है? आप बताइए, क्या बंगाल के लोग इतने भोले हैं? उनको यह पता नहीं है कि वोट चोरी होती क्या है? और ये वोट चोरी की शुरुआत इस देश में किसने की? इस देश में बूथ लूटने का काम किसने किया? बूथ कैप्चरिंग का काम किसने शुरू किया? इस देश में चोरों, गुंडों, बदमाशों, डकैतों के को किसने टिकट दे के मंत्री और एमपी एमएलए बनाया? ये जनता भूल ही नहीं है सर। इसलिए पहली बात तो जनता इनके आरोपों की सच्चाई जानती है, पहली बात। इसलिए इनकी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? कि यार जनता सड़क पे क्यों नहीं आ रही है? सर, भारत की जनता है, सड़क पे नहीं आएगी। और गलती से 2-4 अगर आ गए तो सर भारत की पुलिस है। और एक बात बताऊं आपको, पुलिस हमारी जो है वो ये नहीं देखती है कि फिर राजनीतिक आका कौन है और सरकार किसकी है और चीफ मिनिस्टर कौन है। सड़क पे उत्पात को तो लोकल थानेदार हैंडल कर लेता है सर। इसलिए बांग्लादेश हमारे यहां इसलिए नहीं बन सकता कि हमारी जनता सड़कों पे आएगी नहीं। जो आएगा उसको पीट के वापस भगा दिया जाएगा और हमारी आर्मी
देशभक्त आर्मी है। हमारी आर्मी अपॉलिटिकल है। हमारी आर्मी को सिविल मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है। वह आज तक कभी भी इंडल्ज नहीं किया है उसने पॉलिटिकल मैटर्स में अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को डिसओबे करने का। यही हम, और हमारी आर्मी पूरी तरह सेक्युलर है, अपॉलिटिकल है और करप्शन से मुक्त है। कोई छोटा मोटा, कभी कोई छोटा मोटी घटना कोई इंडिविजुअल ने कर दी होगी वो अलग बात है, अदरवाइज सर आज भी हमारी आर्मी का कर्नल और मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को मैं जानता हूं सर, एक नौकर अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं ऐसे मैं 2 मेजर जनरल्स को जानता हूं जिनके यहां फुल टाइम, मैं एक डिप्टी एसपी रिटायर्ड को जानता हूं जिसके घर पे 3 नौकर परमानेंट सारी जिंदगी रहे, डिप्टी एसपी को। पर एक लेफ्टिनेंट जनरल के यहां सुबह मेड आती है, 1 घंटे काम करके चली जाती है, 2500 रुपए लेती है। क्योंकि सर हमारे जनरल्स ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए नहीं कमाए हैं। हमारी आर्मी इतनी ईमानदार आर्मी रही है। हमारी आर्मी में करप्ट लोगों को यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। पिछले 60, 70, 80 साल के इतिहास में 2-4 आर्मी ऑफिसर्स खाली करप्ट पाए गए हैं। तो सर हमारी आर्मी कभी भी जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने का, और जब तक आर्मी इन्वॉल्व नहीं होगी किसी प्रकार का कोई तख्ता पलट हो नहीं सकता। और मैं एक बात, इन लोगों की गलतफहमी, मोदी जी जब तक बर्दाश्त करेंगे तभी तक करेंगे। जिस दिन तीसरा नेत्र सर खुलेगा ना, फिर उस दिन छुपने की जगह नहीं मिलेगी इन उत्पातियों को। और सर वो बात यह है कि बाप जो है ना, वो बच्चा समझ के ना, बच्चा बाप के गोदी में कभी पेशाब कर देगा, कभी सिर पे पेशाब कर देता है, तो बाप समझता अरे बच्चा है यार छोटा सा। सर जब तक मोदी जी और भारत सरकार आपको अपना बच्चा समझ के ट्रीट कर रही है तभी तक ऐसे ट्रीट कर रही है। सर ज्यादा सिर पे चढ़ के कोई सिर पे चढ़ने की कोशिश करेगा ना तो सरकार को 1 मिनट में उतारना आता है। दिस इज नॉट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, पहली बात। और सर दूसरी बात है कि ये जितना भी शिगुफा इन्होंने छोड़ा है, ये आज ही मैंने एक वीडियो किया है सर, इन्होंने बहुत जबरदस्त मुसीबत मोल ले ली है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए रास्ता खोल दिया है। एसआईआर को पूरी तरह लेजिटिमेसी प्रदान कर दी है और पूरे भारत की जनता को ये इन्होंने कन्विंस कर दिया कि मैं एक बात बता दूं आपको जी, और पूरे देश में होना चाहिए। जी सर कुछ कह रहे थे। 28 जुलाई 1999 को चुनाव आयोग ने 6 साल के लिए बाल ठाकरे को वोट देने के लिए अयोग्य करार दिया था। 6 साल के लिए राहुल गांधी जो हरकतें कर रहे हैं वो भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को बाध्य कर रहे हैं और उसका ग्राउंड तैयार हो रहा है उनकी हरकतों से। ये बस कह रहा था। तो सर बात यह है, मैं इसी पर आ रहा था, आप दोनों से इसी का मुझे जवाब चाहिए। इन्होंने कर्नाटक में बेंगलुरु में जाकर के जो प्रेजेंटेशन का नाटक किया उसको कर्नाटक का सीईओ और चुनाव आयोग फेक बता चुका है। उसका कहना है कि जो भी डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं वो चुनाव आयोग के नहीं हैं। ये बेहद गंभीर एलिगेशन है इनके ऊपर। नंबर 2, इनको कहा गया कि आप जवाब दीजिए एफिडेविट के साथ। ये जवाब नहीं दे रहे हैं, बच करके भाग रहे हैं। इन्होंने हरियाणा का और महाराष्ट्र का नाम भी लिया था क्योंकि ये चाहते थे कि अराजकता पैदा की जाए, चुनाव आयोग को बदनाम किया जाए और उसके बाद फिर वो खेल किया जाए जो बांग्लादेश में हुआ था। यानी कांग्रेस और कुछ दूसरे दलों को तैयार करके 2029 के लोकसभा चुनाव का बायकॉट किया जाए। अब हो ये रहा है कि 3 राज्यों के सीईओ के नोटिस राहुल गांधी के पास पहुंच गए हैं। हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये जवाब नहीं दे रहे हैं। तो भट्ट साहब आप बताइए आगे क्या होगा
और उसके बाद बाबा जी की टिप्पणी लेंगे इसी पर। इन्होंने यूपी के बारे में भी कहा था, आदित्य श्रीवास्तव के बारे में कहा था कि ये लखनऊ का है और वहां वोटर है, लखनऊ में भी वोटर है। तो उसका जवाब दे दिया है यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने। और ये यूपी के बारे में, अभी अन्य राज्यों के बारे में और बिहार से भी तेजस्वी को नोटिस जारी हो ही चुका है, वो उसका जवाब उनको देते नहीं बन रहा है। तो ये मामला अभी अन्य राज्यों में भी जाएगा और ये मामला ऐसे रुकने वाला नहीं है। लेकिन अभी चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा। कल कल भी हियरिंग है और अब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार को लेकर के एक भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। केवल इतना ऑब्जर्वेशन में कहा है कि यदि मास डिलीशन होगा, यदि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे तो हम दखल दे सकते हैं। लेकिन अब जो लग रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को जितने तथ्यों से अवगत कराया है चुनाव आयोग ने और जितना कड़ा स्टैंड लिया है, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, आरपी एक्ट 1950 के अनुसार चुनाव आयोग उनकी अलग से सूची प्रकाशित करने को बाध्य नहीं है। ऐसा चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल एफिडेविट में कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो है चुनाव आयोग के एफिडेविट से सहमति जताई है और वो संतुष्ट है। तो अब देखना यह है कि भारत की राजनीति सड़क पे हंगामा करने से चलेगी या सुप्रीम कोर्ट पे जो लोग गए थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। और जो चुनाव आयोग और जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से जो नोटिस उनको जारी हुए हैं, चुनाव आयोग से कोई नोटिस बिना किसी कानून के प्रावधान के जारी हो ही नहीं सकता। तो और अगर आपको नोटिस जारी हुआ है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो जाहिर है कि नोटिस का जवाब देने की एक समय सीमा निर्धारित है। अगर उस समय सीमा में आप उसका उत्तर नहीं देंगे तो आगे कार्रवाई होगी। बाबा जी, सर मैं वोट चोरी के सबूत मांगे हैं चुनाव आयोग ने इनसे। अगर इन्होंने नहीं दिए सबूत तो इनके लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, जैसा वीरेंद्र जी बता रहे थे। सर मैं एक चीज वीरेंद्र भाई साहब की बात में ऐड करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि हमने किसी का भी नाम नहीं काटा है, एक भी नाम हमने नहीं काटा है। 65 लाख लोगों ने वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि उसमें से जो फॉर्म दिए थे उसके जवाब नहीं आए, फॉर्म भर के नहीं आए। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ मर चुके हैं और कुछ परमानेंटली शिफ्ट हो गए। अगर उनको लगता है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, लेट देम अप्लाई। अरे भाई एक बात बताइए ना, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं गाजीपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अभी जालंधर में रह रहा हूं। कल को मेरा मन कर जाए नहीं मुझे तो वापस महापुर में अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाना है, जालंधर से कटवाऊंगा, वहां अप्लाई कर दूंगा। कौन इलेक्शन कमीशन क्यों मेरा नाम नहीं देगा? तो जो लोग परमानेंटली शिफ्ट होके सूरत, मुंबई और लुधियाना में चले आए हैं बिहार से, वो अगर उनको लगता है तो वो वापस चले जाएं। तो इसी तरह जो मर गया है वो कैसे अप्लाई करेगा? तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि अरे भैया किसी का नाम छूट गया है तो अब भी अप्लाई कर दो, या हमने किसी ने अप्लाई किया इसके बावजूद हमने उसका नाम इंक्लूड नहीं किया इलेक्टोरल रोल में, तो आप अपना ऑब्जेक्शन दाखिल कीजिए। अब तक एक ने भी ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं किया। कल तो यही कहा था चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा, जो हेडलाइन बनी हुई है कि बिना सूचना, बिना सुनवाई के बिहार में मतदाता सूची से कोई नाम नहीं हटेगा। और ये भी कहा हलफनामे में कि लोगों को पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा जी। यानी 1 महीने का टाइम है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय है।
आप अगर आपको लगता है आपका गलत नाम कट गया या आपका नाम नहीं चढ़ा है, आप आ जाइए सामने, 1 महीने में आपका नाम जोड़ लिया जाएगा, या अगर हट गया है उसको वापस कर लिया जाएगा। तो ये क्यों जानबूझ करके वितंडा खड़ा कर रहे हैं मैं और सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं? सर 1 मिनट, देखिए, इनको सिर्फ वितंडा खड़ा करने के लिए वितंडा खड़ा करना है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम का सलूशन तो चाहते ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सीरियस है और वो जो 5 मुद्दे हैं, 5 पॉइंट्स पे 1,250 फर्जी वोटर वोट चुरा लिया, अगर उनका सॉल्यूशन तो एक ही ना है भाई, अगर डुप्लीकेशन है एसआईआर, फोटो कायदे से नहीं छपी एसआईआर, बाप का नाम कायदे से दर्ज नहीं रहे एसआईआर, मकान नंबर दर्ज नहीं है एसआईआर, फॉर्म 6 एसआईआर। तो भैया तुमने जो भाई तुम कह रहे हो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो मां कहती है अरे बेटा अभी बना देती हूं, नहीं रसोई में नहीं जाने देंगे, खाना नहीं बनाने देंगे। तो ये तो सर पब्लिक तो ये इसको समझ रही है ना। अच्छा, इन्होंने एक इतना सॉलिड रीजन पूरे देश को दे दिया है कि आज देश भी ये मानने लगा है कि नहीं, एसआईआर पूरे देश में बहुत जरूरी है। सर एक चीज और बताऊं, वो तो आदित्य श्रीवास्तव ने तो क्लियर कर दिया कि नहीं मेरा तो कोई 3 जगह नाम रजिस्टर्ड नहीं है, मैं तो सिर्फ कर्नाटक में रजिस्टर्ड हूं। उसी तरह वो शकुन रानी, उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं हमने तो कोई दो जगह वोट नहीं डाला है। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि नहीं उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, ये नहीं है, कैसे डाल सकती है, जो तुम बोल रहे हो वो झूठ है। और सर 1,250 नाम आपने जो निकाले, उसमें ये कहां प्रूफ होता है कि ये सब इन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया। अच्छा, बहुत से लोगों ने तो पूरी रायबरेली छान मारी कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद है एक एड्रेस पे 80 वोट दर्ज हैं, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद है बाप का नाम नहीं दर्ज है कायदे से, फोटो नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे भी सारे वोटर फर्जी हैं, तुम्हारी जीत भी। तो सर ऐसे तो प्रियंका गांधी की वोटर लिस्ट भी ऐसे ही निकल आएगी। तो सर पब्लिक सब जानती है, इसके बावजूद इनको सिर्फ और सिर्फ वितंडा करना है। पर एक बात बता रहे हैं, जिस दिन पुलिस डंडा लेके दौड़ाएगी कोई सड़कों पे दिखाई नहीं देगा। और ये बात ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए सर ये 2-4 दिन का खेल है, आप देख लीजिएगा ये बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। जी भट्ट साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जो रिकॉर्ड रहा है 11 साल का, उन्होंने हर राजनीतिक विषय को पॉलिटिकल तरीके से हल किया है। तो और अब तक उन्होंने कभी भी राज्य की ताकत का या दमन के जरिए किसी समस्या के समाधान का उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। अगर दमन करना होता तो 2020 में शाहीन बाग में ये जिहाद नहीं होता, गुरुजी या एक लाइन बोलूंगा, और उन्होंने समस्या का जो भी हल निकाला वो परमानेंट निकाला, फिर जीवन में वो समस्या दोबारा नहीं आएगी। 1 साल तक दिल्ली हरियाणा में किसान बैठे रहे, लगातार कृषि मंत्रालय में और हरियाणा वार्ता चलती रही, लेकिन सरकार ने कभी भी कोई बल प्रयोग का सोचा भी नहीं। सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो समस्या राहुल गांधी खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका समाधान भी पॉलिटिकल प्रोसेस के द्वारा ही निकलेगा, इलेक्शन के द्वारा निकलेगा। और जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ऐसा भी कभी नहीं किया गया है, न किया जाएगा। पॉलिटिकल तरीके से आइए, जनता के न्यायालय में आइए, वही निर्णय होगा। आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखें, एंड लेट्स वेट फॉर द पीपल्स वर्डिक्ट। तो इनको ये तो चाहते हैं कि इनके ऊपर दमन हो, सरकार इसकी गलती कभी नहीं करेगी। ये भट्ट साहब मुझे ये समझाइए कि ये उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीट पाने वाले अखिलेश यादव बैरिकेड क्यों फांद रहे थे आज? इनको किस बात की परेशानी है?
बैरिकेड वो इसलिए फांद रहे थे कि बीजेपी इतनी इनकॉम्पिटेंट और इतनी नकारा पार्टी है। वो जिन जिन राज्यों में सत्ता में थी, वहां पे तो मतदाता सूची में कोई गड़बड़ नहीं करा पाई। जिस राज्य में वो सत्ता में नहीं थी, कर्नाटक में, वहां उसने सूची में गड़बड़ करा ली। बीजेपी की यूपी में मजबूत सरकार चल रही है, 9वां साल है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने अपनी सीटें 80 में वो 70, 72, 74 सीटें जीतते थे, 14 में, 19 में, वो घट के 33 पे आ गई। और तो यहाँ बीजेपी ने कोई रोल में गड़बड़ी नहीं की। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां बीजेपी ने रोल में गड़बड़ी कर ली। और कर्नाटक के ही एक दलित मंत्री ने जब राहुल गांधी के दावे को चुनौती दी, कहा हम ही ने तो ये सब किया था, हमारी सरकार के जमाने में सारी मतदाता सूची बनी है, हम दोष किसको दे रहे हैं। आज उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। और वैसे दिन में 100 बार दुहाई देते हैं कि बाबा साहब का संविधान को हम मानते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि ये इनकी बातें कितनी झूठी हैं। इनको असली डर ये है कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 99% लोगों तक पहुंचा है, और लोगों का मन बदला है, लोगों का हृदय बदला है। ये सरकार तो अजीब है, ये हमारी जात हमसे नहीं पूछती है, हमारा मजहब हमसे नहीं पूछती है, और सबको इसका लाभ दे रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये चाहे जितना भी झूठ बोले कि वो और जो बोलते आए हैं कि आर्मी चीफ खून की दलाली करता है, कितने रफाल गिरे और क्या हुआ। अरे ये बात पाकिस्तान को पूछनी चाहिए, आप क्यों पूछ रहे हो? पाकिस्तान से पूछो तुम्हारे कितने गिरे। जनता ने मान लिया है कि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, अब इसका दिमाग ठीक हो गया है, और ये काम आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। जनता और जनता के की जो बुद्धि है, जनता का जो विजडम है, उसको जो कम आंकेगा, वो भारत की राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकता। और मेरा मानना है कि जो गांव का किसान है, वो भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के इतिहास को, भारत के समाज को और भारत के दिमाग को शहर में रहने वाले अंग्रेजी बोलने वालों से बहुत ज्यादा अच्छा समझता है। वो चाहे आपके मुजफ्फरनगर मेरठ का हो, चाहे वो गाजीपुर देवरिया का हो। और जो अंग्रेजी बोलने वाले अहंकारी लोग हैं, वो कहते हैं ये तो मूर्ख हैं। ऐसा ऐसा कहने वाले मूर्ख हैं, वो लोग मूर्ख नहीं है। तो इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, और वो जड़ पकड़ रहा है, जनता में बीजेपी का विश्वास बढ़ रहा है, और एक स्थायी वोट जो है, जो जाति मजहब की सीमाओं से परे हटकर एक नया मतदाता वर्ग जुड़ रहा है। अगर ऐसे 20 करोड़ वोट बीजेपी के साथ जुड़ गए, 25, तो 5 करोड़ वोट और जोड़ करके क्या बीजेपी को सत्ता से आप हिला पाएंगे? और आज राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से समान रूप से लड़ने वाली कोई पार्टी नहीं है। तकनीकी रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वास्तव में वो एक मल्टी स्टेट पार्टी है, वो एक बहुराज्यीय पार्टी है बस। उसकी उसकी यूपी में 80 सीटें हैं, बिहार में जो है 40 सीटें हैं, बंगाल में 40 सीटें हैं, ये हो गई आपकी 160 सीटें। 40 से अधिक सीटें हैं तमिलनाडु में, ये हो गई 200 सीटें। 40 से ऊपर सीटें हैं महाराष्ट्र में, ये होगी सीटें 240। इन 240 सीटों में कांग्रेस जो है पिछले 65 साल से लेकर 40 साल से सत्ता से बाहर है। तमिलनाडु में 65 से बाहर हैं, यूपी में 89 से बाहर हैं, बिहार में 90 से बाहर हैं, बंगाल में 77 से बाहर हैं। ये कहाँ लड़ेंगे आप बताइए? तो कांग्रेस को जब 250 सीटों पे कांग्रेस है ही नहीं, आसाम में भी बीजेपी इनको बाहर कर दिया है, पंजाब में भी इनकी स्थिति आम आदमी पार्टी के कारण अच्छी नहीं है, गुजरात में भी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, महाराष्ट्र में भी बहुत कमजोर हो गई है। ये है कहाँ लड़ने की स्थिति में? और मैं आज ये कह सकता हूं, ये आने वाले चुनाव में भी ये 100 सीट पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात होगी। जी बाबा जी, मैं एक बात बताऊं, मैं गुरुजी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। जी जी। आपने 240 सीटें गिना दी जहां ये बिल्कुल है ही नहीं है, और जहां ये हाँ। हैं
वहां से ये बहुत तेजी से ग्राउंड लूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, पंजाब, नहीं नहीं, कर्नाटक, जहां पे आंध्र, इनका, हाँ, जहां ज्यादातर दो पार्टीज की लड़ाई थी जिसमें ये जीत जाते थे, पंजाब में दे आर लूजिंग ग्राउंड वेरी फास्ट। हरियाणा में लगातार 3 बार हार चुके हैं, जबकि हरियाणा में एक बार ये जीतते थे, एक बार बीजेपी मतलब चौटाला जीतते थे। दे हैव लॉस्ट ग्राउंड। हिमाचल में दे हैव लॉस्ट ग्राउंड, राजस्थान में दे हैव लॉस्ट ग्राउंड, गुजरात में तो नाम ही लेवा नहीं है, कब से नहीं है भाई, पता नहीं, ये एक सीट भी नहीं है। 35 साल से नहीं है, 35 साल से नहीं है सत्ता में। 1995 के बाद से इनकी सरकार नहीं है। हाँ, मैं कुछ स्टेट हाँ, के नाम लेता हूं, आपके शो में कल मैंने बताया भी था। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये 1977 के बाद से नहीं है। हाँ, नहीं है। तमिलनाडु में छठे दशक से नहीं है। ये हाँ, उड़ीसा में सन 2000 के बाद से नहीं है। बिहार में 1990 के बाद से नहीं। उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से नहीं। ये बड़े स्टेट हैं जो मैंने गिनाए हैं। और ऐसे कई स्टेट है जहां 10-10, 15-15 साल बीजेपी की ही सरकार रही, ये वापस आए नहीं। 15 साल इनकी शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार रही। 2013 के बाद ना विधानसभा चुनाव में ना लोकसभा चुनाव में इनका खाता खुला है। और छोटे स्टेट से भाई, गोवा से ये गायब हो रहे हैं, उत्तराखंड से ये गायब हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ से ये गायब हो रहे हैं, झारखंड से ये गायब है, उड़ीसा से ये गायब है। सर ये है कहां? और आप गुरुजी अभी 100 सीट की बात कर रहे थे। अगर अपने बल पे जीती हुई सीटों की संख्या इनकी 40 से नीचे जाएगी, बाकी जो 60 सीटें हैं ना, वो इनके गठबंधन के साथियों का वोट है। बिल्कुल। अपने बल पे, जहां सिर्फ कांग्रेस के बल पे ये लड़ रहे हैं, 40 के नीचे हैं वो सीटें। वही 2014 वाले लेवल पे वापस जाके खड़ी होगी पार्टी। और राहुल गांधी को ये बात अच्छी तरह पता है। वो ये जानता है कि मैं पॉलिटिकली चुनाव जीत कर नहीं आ सकता। तो सर ये वो हताशा है कि चलो कू करा के, विद्रोह करा के, गृह युद्ध करा के, किसी विदेशी ताकत की मदद से आ जाते हैं। जी बाबा जी, आपका भी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर। और नीना जी, आपका भी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का। और प्रणाम। दर्शक, जय श्री राम। जय श्री राम।